जैनों के अंतिम तीर्थकार कौन थे? जैनों के जो अंतिम तीर्थकार थे वे थे भाई वर्धमान महावीर। अगर वर्धमान महावीर के बारे में कुछ आपको बताऊं तो देखो, इनका जन्म हुआ था आज के समय का बिहार राज्य के कुंडलग्राम या कुंडलपुर में हुआ था। कब हुआ था? लगभग 599 ईसा पूर्व हुआ था। और इसके बचपन का नाम था जो भी वर्धमान था। इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी रज्जुपालिका नदी के तट पर। एक साल वृक्ष है भाई, रज्जुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष है, उस पर इसको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जैनों के 24वें व अंतिम तीर्थकार थे। इसके बाद भाई जो इसके अनुयायी अलग अलग भागों में बट गए थे, और जो ये थे आखिरी अंतिम 24 में जो हमारा जैन धर्म है उसमें कितने ये तीर्थकार हुए हैं? हुए हैं 24। ओके भाई। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? देखो भाई, पहले पता है भगवान महावीर का जो जन्म था वर्तमान में बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन ये भी आता है भाई, कौन सी जगह पर आता है? जैन धर्म का जो ग्रंथ है उसके आधार पर इसका जन्म हुआ था भगवान महावीर का कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है, कुंडलग्राम है। और इसका बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम था वर्धमान। और इसको ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था रज्जुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष है, उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकार थे। अब इस समझ में देखो, जन्म कहाँ पर हुआ? कुंडलग्राम। अब कहाँ पर है ये? बिहार में। कौन से गुरु थे ये? 24वें तीर्थकार थे। और कहाँ पर ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ रज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को कहा जाता है? जो भगवान महावीर ने जो शिक्षाएं दी हैं उसको क्या अगम सूत्र कहा जाता है भाई। ठीक है, अगम सूत्र क्या है? देखो, जो भगवान हम जैसे कई धर्म होते हैं, हिंदू धर्म में जो में ज्ञान का मिलता है गीता सार से, महाभारत से, रामायण से। और हमें बौद्ध धर्म का ज्ञान कहाँ से मिलता है? त्रिपिटक से। त्रिपिटक कौन से बताए थे? विनय पिटक, सूत पिटक, अधिधम पिटक। ठीक है, उसी तरह महावीर ने जो भगवान महावीर ने जो शिक्षाएं दी हैं उसको हम कहते हैं अगम सूत्र। ठीक है भाई। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर खालिस्तान मंदिर शैली का एक जीता जागता उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा हमारा भाई सी, जैन धर्म। जैन धर्म के जो मंदिर है वो कहाँ पर है? राजस्थान के सिलवाड़ा में। और वहां पर जो राजस्थान में भी देखो बहुत बड़ा, तो वहां पर सिरोही सिरोही जगह है, वहां पर जैन धर्म के पवित्र बहुत से मंदिर बने हुए हैं। उन मंदिरों में भी एक पवित्र मंदिर है भाई जो जहां पर ज्यादा मशहूर है। पवित्र देखो सभी हैं, लेकिन एक मशहूर है। वो मशहूर मंदिर कौन सा? जैसे विविल विमल वासी वासाही वासाही। और किसने बनवा था ये? चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने बनवा था 1022 से 1063 ईस्वी में। और किसका बना हुआ है? संगमरमर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस में बने हुए हैं? संगमरमर के बने हुए हैं भाई। ठीक है, निम्न में से किस राजपूत राजवंश के शासक ने जैन धर्म का संरक्षण किया था? और जिसमें से एक के जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर होगा भाई चालुक्य। देखो भाई, आपको समझाओ दे, चालुक्य राजवंश या सोलंकी राजवंश। ठीक है, इसने जैन धर्म के संरक्षण किया था। क्यों? क्योंकि ये कहीं पर जा रहा था तो वहां पर कुमारपाल प्रसिद्ध एक जैन भिक्षु था, हेमचंद्र से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया। कुमारपाल प्रसिद्ध ने जैन धर्म भिक्षु हेमचंद्र से प्रभावित होकर धर्म को अपना लिया। और कुमारपाल आरंभ में किसका था? शैव धर्म का अनुयायी था। हेमचंद्र ने जैन धर्म को साहित्य व्याकरण पर अनेक रचनाएं की थी। ठीक है भाई। भक्ति संत नय नार निम्नलिखित में से किस देवता के प्रमुख भगत थे? तो किसके भगत थे भाई? ये थे शिव के। देखो, पूर्व पहले क्या था? देखो, पूर्व मध्य में जो भक्ति भावना थी ना, प्रचार प्रसार पहले का था जो दक्षिणी भाषा ना,
विशेषकर जहां पर तमिल ज्यादा भाषा बोली जाती है, तमिल भाषा में ज्यादा वो था ना, वहां पर भक्ति भावना ज्यादा लोकप्रिय थी। उसके दो संप्रदाय थे, देखो जो भगवान विष्णु के जो उपासक थे ना, उन्हें तो विष्णु भगत अलवार कहा जाता था, और जो शिव के जो भगत थे, जो शिव की उपासना करते थे, जो शिव को अपना भगवान मानते थे, उसे बोलते थे शिव भगत नयनार। ठीक है भाई। विष्णु को मानने वाले कहलाने मानते थे, जो विष्णु भगत के कहलाते थे, वो उसको बोलते थे हम विष्णु भगत अलवार, और जो शिव को मानते थे, वो बोलते थे शिव भगत नयनार। ये देखो भाई, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? वैष्णव के। देखो अभी बताया था भाई आपको 2 मिनट पहले ही, जो उसको शिव को मानते थे उसे कहते थे नयनार, और जो विष्णु को मानते थे उसको बोलते थे अलवार। इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, दोनों ही हिंदू थे, लेकिन जो एक जो उसको शिव जी को मानते थे, एक मानते थे विष्णु को मानते थे। विष्णु को जो मानते थे अलवार, और जो शिव को मानते थे वो नयनार। भक्ति संत अडाल किस धर्म के संप्रदायों में से संबंधित थी? तो इसका आंसर होगा भाई वैष्णव। ठीक भाई। वैष्णव संत अडाल दक्षिण भारतीय वैष्णव धर्मी संप्रदाय से संबंधित थी। वे जो 12 आलवार थे ना, उन संतों में से एक थी, और उन्हें दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता था। मीराबाई का तो आप लोगों ने सभी ने सुना हुआ, तो क्वेश्चन अगर ये आ जाए दक्षिण भारत की मीरा किसे बोलते थे, तो उसमें बोल देंगे उसको हम बोलते थे अडाल। ठीक है भाई, ये प्रश्न आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। विष्णु के 5वें अवतार को क्या कहा जाता था? विष्णु के जो 5वां अवतार है उसको बोलते थे हम वामन अवतार। वामन अवतार बोलते थे भाई। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं तो विष्णु के जो कितने थे, विष्णु के 10 अवतार थे भाई। 10 अवतार थे, उसे बोलते हैं दशावतार। दशावतार। ठीक है। और कौन कौन से थे? सबसे पहले मत्स्य का, फिर कुरम, फिर होता है वराह, फिर नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ये सभी उसी में शामिल है भाई। तो अगर पूछ ले तो विष्णु के कितने अवतार थे, तो विष्णु थे 10 अवतार। कौन कौन से वे मैंने आपको बता दिए। अगर एक बार फिर से बताऊं, मत्स्य, कुरम, वरा, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि शामिल हैं। ठीक है। और इस इकट्ठे को बोलते हैं दशावतार। और किसके अवतार हैं? ये हैं भगवान विष्णु के। और प्रश्न पूछ रहा था भाई 5वां अवतार कौन सा? तो 5वां अवतार है वामन अवतार। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा था? तो बता दो भाई, जो मगध जो साम्राज्य है, अब उस पर जो सबसे पहले किसने राज किया था? उसने किया था अरियंक वंश ने। अरियंक वंश। और किस पर मगध साम्राज्य की जो स्थापना की थी वह की थी बिम्बसार ने। बिम्बसार ने स्थापना की थी अरियंक वंश की। कौशल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है? कौशल महाजनपद 6ठी शताब्दी बता दूं आपको, यह है अब फिलहाल है यूपी का, उत्तर प्रदेश का एक भाग है। और ये जो पहले जो इंडिया के जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक है था। और अब किसका भाग है? अब ये यूपी में। मगध महाजनपद खालिस्तान नदियों के बीच में गिरा हुआ था। तो इसका आंसर होगा भाई गंगा और सोन नदी। जो मगध महाजनपद है ना, वह गंगा और सोन नदी के में गिरा हुआ था। ठीक है भाई। अगर देखो, अगर इसकी हम सीमाओं की बात करें तो देखो, इसकी मगध साम्राज्य की जो सीमा उत्तर में तो थी गंगा नदी, गंगा नदी की तरफ, और दक्षिण में था विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, और पूर्व में थी चंपा, और पश्चिम में सोन नदी नदी के बीच में था भाई। मैं तो चारों तरफ से इसकी सीमा मैंने बता दी। और ये 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक प्राचीन साम्राज्य था। 6ठी शताब्दी में जो उस टाइम पर जो 6ठी शताब्दी थी, उस टाइम पर बहुत ही प्रचलित साम्राज्य था। कौन सा बताया है? मगध। और इसकी चारों सीमा मैंने बता दी। पहले जो
फिर से देख लो भाई, दक्षिण में तो विंध्य पर्वत, पूर्व में चंपा, पश्चिम में सोन नदी और उत्तर में गंगा नदी, मतलब चारों तरफ से यह घिरा हुआ था। झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों में प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था? तो इसका आंसर होगा भाई मगध। मगध क्या है बताओ, झारखंड में पाए जाने वाले लोहे की खदानें प्राचीन में मगध साम्राज्य के सहयोग दिया था। ठीक है भाई, मगध साम्राज्य के उदय का श्रेय कुछ विद्वान झारखंड में स्थित लोहे की खदानों को देते हैं। झारखंड में मुख्यतः लोह शक उच्च गुणवत्ता वाला था और इसका उपयोग हथियार तथा अन्य उपकरण बनाने में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था। वजी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वो जो वजी जो उस टाइम पर महाजनपद था, उसकी राजधानी क्या थी भाई? उसकी राजधानी थी वैशाली। और अगर वर्तमान की बात करें, अब वैशाली कहाँ पर है? तो अब पता ही है आपको लोगों को, अब जो वैशाली है वह है बिहार में है। और उस टाइम पे वजी महाजनपद की राजधानी होती थी और अब है बिहार में। और ये प्रश्न ये ना सोचो भाई, मान लो जो भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ ये कोई सिंपल प्रश्न, ये प्रश्न सभी आए हुए हैं। यही प्रश्न 2023 में 2 बार आया हुआ है, एक बार एमटीएस में और एक बार सीजीएल में। ठीक है, राजगृह किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? राजगृह तो जो थी ना भाई, उस टाइम पर मगध साम्राज्य की वो थी राजधानी। ठीक है, राजगृह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी थी। फिर क्या किया, कलांतर से पाटलिपुत्र, वर्तमान जो आज का टाइम में जो आप पटना बोलते हैं ना, पहले उसको बोलते थे पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी बनी। जो मगध साम्राज्य जिसने स्थापना की थी, किसने की थी? बिंदुसार ने। बिंदुसार ने क्या किया था, राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था और बाद में बदलती रही, जैसे कालांतर बनी, उसके बाद पाटलिपुत्र बनी। और स्टार्टिंग में क्या थी, जो उसकी मगध की जो राजधानी थी वह थी राजगृह, मगध की राजधानी राजगृह। शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? शुरुआत में अगर हम बात करें तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वह थी राजगृह। लेकिन उसके बाद जो राजा आया उसका नाम था उदयन। उदयन ने क्या करा, राजधानी को यहाँ से राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र बना दी। लेकिन जो स्टार्ट में हर्यक वंश की जिसने स्थापना की थी बिंदुसार ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वह बनाई थी राजगृह। लेकिन बाद में उदयन आया राजा और उसने अपनी राजधानी वहां से चेंज करके पाटलिपुत्र को बना लिया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो इसका आंसर है भाई झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। और झेलम नदी को उस टाइम पर क्या बोलते थे? विस्तृता भी बोल सकते हैं भाई, विस्तृता नदी भी बोल सकते हैं। और जो युद्ध हुआ था ना, इसको बोलते हैं विस्तृता या हाइड्रोस्पीज का युद्ध। सिकंदर और राजा पोरस के बीच में ये युद्ध लड़ा था। वो इसमें हमारे जो राजा थे, राजा पोरस थे, उसकी पराजय हुई थी। और इस युद्ध को क्या बोलते हैं? विस्तृता या हाइड्रोस्पीज का युद्ध। और 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच में ये युद्ध हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ था? सिकंदर ने जिस टाइम पर आक्रमण किया था उस टाइम पर पूछ रहा है कौन से वंश का उदय हुआ? तो उस टाइम पर वो उदय हुआ था भाई मौर्य वंश का। ठीक है, और मौर्य वंश किसके अंत के बाद हुआ था? देखो, नंद वंश पर था पहले, नंद वंश, उसके बाद उन चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और उसके प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर चाणक्य। मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई? जो मौर्य वंश है भाई, उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखो, उस टाइप ने चाणक्य का नाम सुना होगा और उसको कौटिल्य भी बोलते थे। ये क्या था? ये था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। और उसने उसकी सहायता से
जो अंतिम शासक नंद वंश का अंतिम शासक था गणानंद, गणानंद को पराजित कर कर मौर्य वंश की स्थापना की। और इसने क्या किया, जब पाटलिपुत्र जो अब पटना है उसको अपनी राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा को हराकर या किस वंश को खत्म करके अपने जो मौर्य वंश की स्थापना की? तो उसने वंश खत्म किया था नंद वंश, और राजधानी कौन सी बनाई? पाटलिपुत्र, जो आज का टाइम में पटना बोलते हैं जिसको। कौटिल्य की सहायता से किसने अंतिम नंद शासक गणानंद को पराजित किया था? तो इसका आंसर है भाई चंद्रगुप्त मौर्य। अभी पहले मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, मौर्य वंश में जो कौटिल्य जो प्रधानमंत्री होता था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसने किसको हराकर, नंद शासक को हराकर गणानंद को पराजित करके जो स्थापना की थी मौर्य वंश की। तो इसका आंसर होगा भाई कौटिल्य की किसकी सहायता से? नल तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्य बनाया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो किसे पराजित किया था भाई? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर कौन था भाई? ये है जो सिकंदर का, ये सिकंदर के साथ था भाई पहले, ठीक है। इसने फिर युद्ध किया 305 ईसा पूर्व में, इसको पराजित कर दिया किस? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फिर इस सेल्यूकस निकेटर ने इसके साथ संधि की, किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि करी, और उसमें उन्होंने अपनी जो पुत्री थी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। आई बात समझ में? उन्होंने बीच संधि हुई भी, उसको जिंदा छोड़ दो और मैं अपनी पुत्री का विवाह तेरे सेल्यूकस मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में किसके मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो सीधी सी बात वही अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ युद्ध लड़ा था, और इस युद्ध में उसकी सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी। सेल्यूकस की हार हुई तो उन्होंने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, और जिसके बीच में उन्हें युद्ध संधि हो गई और युद्ध खत्म हो गया।